बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स को देखेंगे, जो कि हमारी एक लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है केमिकल फ्रॉम दी केमिकल रिएक्शंस ऑफ दी अल्केन्स। हेलोजिनेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास किसी भी अल्केन की हाइड्रोजन को रिमूव करके और उसकी जगह हम किसी हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हेलोजिनेशन के अंदर हम किसी भी अल्केन की एक हाइड्रोजन से लेके उसकी सारी हाइड्रोजन्स तक को रिप्लेस कर सकते हैं स्लोली। आपके पास जो ये रिएक्शन है हेलोजिनेशन का, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म से प्रोसीड करता है। अभी जब हम आगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम हेलोजिनेशन की डेफिनेशन कर लेते हैं। जी, ये आपकी बुक में भी गिवन है, यहाँ पे भी मैंने लिख दी हुई है। ये आपके पास एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जो सनलाइट की प्रेजेंस में या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंस में आपके पास प्रोसीड करता है विद फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म, जिसके अंदर आपके पास सब्स्टिट्यूशन होती है हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन्स की फ्रॉम हेलोजेंस। यानी कि आप हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं अल्केन्स के, उनको रिप्लेस कर देते हैं हेलोजेंस के साथ। अब हेलोजेंस जैसा कि आपको मालूम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। हम इन सब की सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं अल्केन्स के अंदर, लेकिन नॉर्मली जो है हम फ्लोरीन की नहीं करते। उसकी वजह यह है कि जो रिएक्शन होता है फ्लोरीन के साथ अल्केन्स का, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, उसको कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट होता है और वो एक्सप्लोसिव होता है। मतलब धमाका वगैरह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो फ्लोरीन है आपके पास वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हम नॉर्मली अवॉइड करते हैं फ्लोरीन के यूज़ को। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये आपकी बुक में भी बिल्कुल एज इट इज़ गिवन है। फर्स्ट वाले पैराग्राफ में जब आप हेलोजिनेशन का टॉपिक स्टडी करेंगे अल्केन्स का, कि आपके पास जो रिएक्शन है अल्कीन्स का फ्लोरीन के साथ, वो बहुत ज़्यादा फास्ट और एक्सप्लोसिव होता है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं आपके पास। दैट्स वाई हम नॉर्मली फ्लोरीन के साथ हेलोजिनेशन नहीं करते हैं अल्केन्स की। इसके अलावा जी जो आयोडीन है आपके पास, इसकी भी हम नॉर्मली डायरेक्ट जो है हेलोजिनेशन नहीं कर सकते। मतलब नॉर्मली हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते आयोडीन को अपने अल्केन्स के अंदर। उसकी वजह यह है कि जो आयोडीन का रिएक्शन होगा अल्केन के साथ, वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, मतलब काफ़ी देर से होता है और रिवर्सिबल होता है। मतलब जो आपके पास जितनी प्रोडक्ट बन रही होती है वो साथ के साथ वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रही होती है। तो नॉर्मली हम डायरेक्ट जो आयोडोनेशन है, आयोडीन की जो एडिशन है अल्केन्स के अंदर, उसको प्रेफर नहीं करते। हम आयोडो अल्केन्स बना सकते हैं, लेकिन किसी और प्रोसेस से। वो प्रोसेस कौन सा है उसको हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल के लिए आप इतना माइंड में रख लीजिए कि हम नॉर्मली फ्लोरीन को इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि रिएक्शन बहुत फास्ट और एक्सप्लोसिव होता है, और आयोडीन को इसलिए यूज़ नहीं करते हैं हेलोजिनेशन के लिए क्योंकि रिएक्शन बहुत स्लो और रिवर्सिबल होता है। तो पीछे हमारे पास दो ही हेलोजेंस बचते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन, जिनकी हम नॉर्मली जो हम हेलोजेंस की जो अल्केन्स की जो हेलोजिनेशन है वो इन दोनों हेलोजेंस के साथ करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जी आपको ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी मालूम होना चाहिए। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। मतलब ये कि आपके पास सबसे ज़्यादा फास्टली रिएक्ट कौन सा हेलोजन करेगा विद अल्केन्स, तो वो डेफिनेट है फ्लोरीन है, हम अभी बात कर चुके हैं। इसके अलावा उससे जो तकरीबन लेस फास्ट आपके पास जो होता है वो क्लोरीन करता है हेलोजिनेशन। क्लोरीन से हम हेलोजिनेशन कर सकते हैं, और फिर उसके बाद इसी तरह ब्रोमीन से, और सबसे स्लोली आपके पास जो हेलोजन रिएक्ट करता है अल्केन्स के साथ वो आपके पास आयोडीन है। तो ये आपकी बुक में गिवन है, पर जो थ्योरी वाला पैराग्राफ है उसकी लास्ट लाइन में ये लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं और इस ऑर्डर को याद रख सकते हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि जो हेलोजिनेशन है हमारे पास ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म से प्रोसीड करती है। तो हम देखते हैं कि जी फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म होता है। हेलोजिनेशन जो है, मैंने अभी आपको बताया है कि ये आपके पास फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म से प्रोसीड करती है। जो आपके पास फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म होता है, इसके अंदर बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। अभी हम 1 बाय 1 देख लेते हैं कि ये स्टेप्स आपके पास क्या हैं। सबसे पहले होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब होता है स्टार्ट करना। तो सबसे पहले हम अपना रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। सबसे पहले हम फ्री रेडिकल्स बनाते हैं ताकि जी जो हमारा रिएक्शन है वो स्टार्ट हो सके। अच्छा, तो ये सबसे पहले स्टेप में आप देखिए, आपको क्लोरीन बॉन्ड और क्लोरीन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब है Cl2, इसको खोल के लिखा गया है। ये जो क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान में बॉन्ड है, इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान में 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो वो शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान में बॉन्ड हुआ हुआ है। अब ये जो आपके ऊपर एरो के ऊपर आपको जो H न्यू लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये बेसिकली है प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, जो कि इक्वल होती है एनर्जी के, जो कि आप सनलाइट को कहते हैं नॉर्मली केमिस्ट्री में।
सनलाइट को या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को या जो हम जो रेडिएशंस होती हैं उनकी एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करने के लिए एच न्यू लिखते हैं। आपके पास जो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन है वो विदाउट सनलाइट नहीं हो सकती, तो इसलिए आप ये यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट हमने लिखा है एच न्यू यानी कि सनलाइट। अब आपके पास होगा क्या, ये क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान में ये जो बॉन्ड है इसकी ब्रेक डाउन होगी और इस तरह होगी कि एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम के ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन एक और क्लोरीन एटम के ऊपर, और जी हम कहेंगे कि ये आपके पास एक रेडिकल बन गया। क्योंकि एक जैसे दो बन रहे हैं तो हम कहेंगे कि जी आपके पास दो रेडिकल्स की फॉर्मेशन हो रही है। इसके बाद जी आपके पास जो स्टेप होता है उसको कहते हैं हम प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास जो आपने रेडिकल्स जनरेट किए हैं वो किसी और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करें और रिएक्ट करने की वजह से आपके पास नया एक और रेडिकल बने एक और किस्म का, और जब वो रेडिकल बन जाए तो फिर वो एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करे और मज़ीद आपके पास रेडिकल बन जाए, और इस तरह करते 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 आपका जो रिएक्शन है वो बढ़ता जाए। तो इस किस्म के चेन रिएक्शन को हम कहते हैं प्रोपगेशन। अच्छा, अभी हम प्रोपगेशन को देख लेते हैं ज़रा। इससे पहले एक नज़र आप टर्मिनेशन की डेफिनेशन सुन लीजिए या समझ लीजिए टर्मिनेशन क्या होती है। जब आपके पास दो रेडिकल्स आपस में कंबाइन कर जाएं तो आपके पास रिएक्शन जो होता है वो एक फ़ाइनल प्रोडक्ट बनाता है और स्टॉप कर देता है। तो इस तरह के स्टेप को हम कहते हैं टर्मिनेशन। प्रोपगेशन और टर्मिनेशन में ये फ़र्क होता है, प्रोपगेशन में आपके पास एक फ्री रेडिकल होता है और दूसरा जो कंपाउंड होता है मॉलिक्यूल होता है वो न्यूट्रल होता है, और जब वो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपके पास एक नई किस्म का फ्री रेडिकल बनता है और आपके इस तरह रिएक्शन बढ़ता रहता है। जो नया रेडिकल बना है वो आगे से फिर से किसी और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और एक और नई किस्म का आपके पास रेडिकल बनाएगा। तो इस तरह आपके पास चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जो आपके पास टर्मिनेशन रिएक्शन होता है उसमें दो रेडिकल्स जो होते हैं वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं और एक फ़ाइनल प्रोडक्ट बना देते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है आपका स्टॉप हो जाता है। अच्छा, अब हम एक नज़र प्रोपगेशन रिएक्शन को समझ लेते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले देखिए ऊपर आपने क्लोराइड रेडिकल जनरेट कर लिया, ये जो आपको रेड कलर के सर्कल में नज़र आ रहा है, और नीचे जो स्टेप 2 में आपके पास फर्स्ट मॉलिक्यूल लिखा हुआ है ये मीथेन का मॉलिक्यूल है। इसको ज़रा खोल के लिखा गया है, CH4 का मॉलिक्यूल है। तो इसको ज़रा खोल के लिखा है कि CH3 एक तरफ और हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके एक तरफ। अब होगा क्या कि ये जो एक हाइड्रोजन है ये और ये जो क्लोराइड रेडिकल ऊपर से हमने जनरेट किया था ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। इनकी रिएक्ट करने की वजह से ये होगा कि जो मीथेन और इस हाइड्रोजन का जो रेड सर्कल के अंदर है बॉन्ड की ब्रेक डाउन होगी। इस तरह ब्रेक डाउन होगी कि जो बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो मिथाइल, जो पीछे CH3 बचा है, मिथाइल जो ग्रुप बचा है उसके ऊपर चला जाएगा। तो रिज़ल्ट में आपके पास ये मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा क्योंकि इसके ऊपर एक हाइड्रोजन आ गया है और साथ में हाइड्रोजन और क्लोराइड रेडिकल की रिएक्ट करने की वजह से आपके पास HCl बनेगा। अब ये जो मिथाइल रेडिकल है ये आपके पास एक नई किस्म का रेडिकल बन गया है। अब ये मिथाइल रेडिकल नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए क्या करेगा कि एक और क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और जो क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड है उसकी ब्रेक डाउन करेगा इस तरह कि आपके पास एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एक क्लोरीन के एटम के ऊपर, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे क्लोरीन के एटम के ऊपर आपके पास आ जाएगा। जो ये मिथाइल रेडिकल है ये एक क्लोरीन के एटम के साथ रिएक्ट करने के बाद आपके पास मिथाइल क्लोराइड बनाएगा और साथ में आपके पास जो दूसरा क्लोरीन का एटम था वो फिर से एक नया रेडिकल बन जाएगा, क्लोराइड रेडिकल। इसके आगे से हम मैकेनिज़्म में स्टडी करेंगे कि आपके पास इस स्टेप के बाद नेक्स्ट में क्या होता है। और टर्मिनेशन तो हम देख ही चुके हैं कि आपके पास दो तरह के रेडिकल्स, टर्मिनेशन जो होता है वो लास्ट स्टेप होता है। तो अभी प्रोपगेशन जो है अभी आपके पास कंटिन्यू होगी नेक्स्ट पेज पे, तो उसको अभी हम देखते हैं। जब आपके पास दो किस्म के रेडिकल्स आपस में बस डायरेक्टली कंबाइन कर जाएं तो एक फ़ाइनल प्रोडक्ट बन जाती है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं टर्मिनेशन, जो आगे प्रोसीड नहीं करता। प्रोपगेशन और टर्मिनेशन में यही फ़र्क होता है कि टर्मिनेशन जो है उसमें एक प्रोडक्ट बन जाती है और रिएक्शन वहाँ पे स्टॉप हो जाता है, जबकि प्रोपगेशन में आपके पास रिएक्शन जो है वो आगे की तरफ चलता रहता है चेन रिएक्शन की फॉर्म में। इनको आगे लेके चलते हैं। अच्छा जी, तो आपने पीछे देखा था कि अभी हमने मिथाइल क्लोराइड बना लिया था। अब मिथाइल क्लोराइड और जो हाइड्रोजन जो आपने प्रोपगेशन वाले स्टेप में देखा था और साथ में प्रोडक्ट में आपके पास एक क्लोराइड रेडिकल बन रहा था, प्रोपगेशन के सेकंड स्टेप में आपने देखा था। ये क्लोराइड रेडिकल और अब जो मिथाइल क्लोराइड आपके पास बना था ये अब उस मिथाइल क्लोराइड की एक और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा
और आपके पास HCl बना देगा, ये जो आपको नज़र आ रहा है। और साथ में जी ये हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है कार्बन के साथ ही इस तरह टूटेगा कि एक इलेक्ट्रॉन आपके पास इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन आपके पास हाइड्रोजन के ऊपर चला जाएगा। हाइड्रोजन और जो क्लोराइड का जो रेडिकल है आपके पास, ये दोनों आपस में कंबाइन करके आपके पास HCl बनाएंगे और बाकी जो चीज़ बचेगी वो आपके पास ये होगी, यानी कि आपके पास एक और फिर से रेडिकल आ गया जो उसके जो रेडिकल है वो कार्बन के ऊपर है। अब यही वाला आपके पास जो रेडिकल है ये दोबारा नेक्स्ट स्टेप में लिखना है आपने, और एक न्यू क्लोरीन का मॉलिक्यूल, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। तो अब ये जो कार्बन के ऊपर रेडिकल है, ये रेडिकल ये करेगा कि जो नया आपके पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल आया है इससे एक और क्लोरीन ले लेगा और आपके पास डाईक्लोरोमीथेन बनाएगा, मतलब कि 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ, तो हम इसको कहते हैं डाईक्लोरोमीथेन। और जो दो आपके पास जो क्लोरीन थे उनमें से आपके पास एक क्लोराइड फिर से रेडिकल की फॉर्म में आपके पास आ जाएगा, साथ में आपके पास डाईक्लोरोमीथेन प्रोडक्ट आ गई। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि जो आपके पास क्लोराइड रेडिकल बना है ये फिर से हमारे साथ नेक्स्ट स्टेप में रिएक्ट करेगा, किसके साथ, ये इसी डाईक्लोरोमीथेन के साथ जो आपके पास बना था। ये जो आपके पास अब क्लोराइड रेडिकल बना है ये इस डाईक्लोरोमीथेन की मज़ीद एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और आपके पास HCl बना देगा, और साथ में आपके पास एक नया रेडिकल आ जाएगा जो कि आपको नज़र आ रहा है, जिसमें कार्बन ने क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, अगर आप गौर करें यहाँ पे 3 है और चौथे की जगह आपके पास रेडिकल बचा हुआ है। अब यही वाला जो आपके पास रेडिकल वाला जो है कंपाउंड है ये आपके पास एक नए क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ फिर से रिएक्ट करेगा और यहाँ से एक क्लोरीन को अपने साथ अटैच कर लेगा और साथ में जी आपके पास CCl3 और CHCl3 बनेगा, जिसको हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, और एक आपके पास जो क्लोराइड रेडिकल है फिर से जनरेट हो जाएगा। यह आपने याद रखना है कि आपके पास यहाँ पे क्लोरोफॉर्म बन चुका है। अब ये जो नया क्लोराइड रेडिकल बना है ये आपके पास यूज़ हो सकता है इस क्लोरोफॉर्म के आखिरी हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए। ये दोनों आपस में फिर से रिएक्ट कर सकते हैं और आपके पास HCl की जो रिमूवल है वो पॉसिबल है, और साथ में आपके पास ये 3 क्लोराइड और कार्बन के ऊपर रेडिकल वाला सब्सटेंस बनेगा। ये जो आपके पास सब्सटेंस बना है ये फिर से एक नए क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन और साथ में जी आपके पास एक क्लोराइड का रेडिकल जो है वो जनरेट करेगा। ये है, दिखने में ये डिफ़िकल्ट लग रहा है, ये है बहुत इजी। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को नॉर्मली बहुत ज़्यादा आसानी से याद हो जाते हैं क्योंकि एक दफ़ा समझ आने की देर है कि आपके पास हो क्या रहा है। जो कुछ एक बार हो रहा है वो आपने 4 दफ़ा रिपीट करना है और आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगी। ये तो होगी आसान सी बात कि अगर आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाए जी आप मैकेनिज़्म लिखें हेलोजिनेशन का, क्लोरीनेशन का, या आपसे कह सकते हैं ये हेलोजिनेशन का कह सकते हैं, या कह सकते हैं जी ब्रोमिनेशन का लिखें। अगर वो ये कह दें कि जी ब्रोमिनेशन का लिखें तो आप क्लोरीन की जगह Br लिखना शुरू कर दें, बाकी सारा कुछ ऐसे ही। नॉर्मली आपसे क्लोरीनेशन ही पूछा जाता है या ये कहा जाता है कि हेलोजिनेशन का मैकेनिज़्म लिखें, तो उसमें आपने यही लिखना होता है। ये हो गया अगर आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए। कभी कभी ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी आ जाता है, वैसे आमतौर पे 4 मार्क्स का आता है। इसके अलावा जी वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप मीथेन से डाईक्लोरोमीथेन कैसे बनाएंगे, तो फिर आप स्टार्ट से लेके इसको डाईक्लोरोमीथेन तक लिखेंगे। अगर वो आपसे कहें कि जी आप बताइए कि आप मीथेन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे, तो फिर आप स्टार्ट से लेके फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म तक लिखेंगे और आखिरी वाले 2 स्टेप्स नहीं लिखेंगे। और अगर वो आपसे कहें कि जी आप एक्सप्लेन करें कि जी आप वो कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन को कैसे बनाएंगे फ्रॉम मीथेन, तो फिर आप ये सारा मैकेनिज़्म लिखेंगे। तो इस किस्म के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास आ सकते हैं इस टॉपिक से। इसके अलावा डेफिनेशन पूछ सकते हैं हेलोजिनेशन से, इसके अलावा रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ सकते हैं आपसे, इसके अलावा आपसे ये पूछ सकते हैं कि जी फ्लोरीन की रीज़न क्या है जिसकी वजह से हम उसको यूज़ नहीं करते, या आयोडीन की रीज़न क्या है जिसकी वजह से हम उसको यूज़ नहीं करते। मेरा ख्याल है आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।